नमस्कार। फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल टू स्पोर्ट्स के इस दूसरा शो पे। और हम फिर एक बार लेकर आए हैं आपके लिए वेस्ट इंडीज और भारत के बीच में जो सीरीज चल रही है उसके चौथे T20 के प्रीव्यू, फैंटेसी प्रेडिक्शन और बहुत कुछ। और जब हम आते हैं इन सभी चीजों को लेकर तब चंद्रेश नारायण जी का होना बड़ा जरूरी है। ही इज द एक्सपर्ट। चंद्रेश, वेलकम टू द पार्टी। बट डू यू रियलाइज दैट दिस T20 सीरीज इज टेंटलाइजिंगली पॉइज्ड? वेस्ट इंडीज ahead by 2 games. हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी। मुझे तो लगा था ये सीरीज खत्म हो गया। नहीं 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 मतलब ये नहीं वेस्ट इंडीज दौरा जो है, मतलब इतना लंबा चल रहा है। नहीं। मतलब 1 महीना हो गया है, मतलब चल ही रहा है, चल ही चल ही रहा है। ये अच्छी बात कही, वो लेकिन मतलब ये पहले। कि रोहित हाँ, शर्मा विराट कोहली वापस भी आ गया है। फिर भी चल रहा है। फिर भी चल रहा है वो। क्या मतलब आप बात है। सोच लीजिए क्रिकेट कहाँ से कहाँ कहाँ पहुंच गया। यस, लेकिन दो पहले मुकाबले जीतने के बाद तीसरा मुकाबला भी काफी अच्छा रहा वेस्ट इंडीज के लिए। बट नाउ विद 2 गेम्स रिमेनिंग, ये भारत के लिए बड़ा जरूरी होगा कि इस चौथे और अगले पांचवें मुकाबले को जीतकर ये सीरीज जीते, वरना कहीं नहीं, दोनों में से कोई एक वेस्ट इंडीज जीत गया तो हो गया, मतलब गड़बड़। बट इसमें एक बात है पंकज कि ये पिछला जो तीसरा जो मुकाबला भारत ने जीता, जी। वो इतने एम्फेटिक तरीके से जीता भारत ने कि ये दर्शाता है कि अगर वो पहले दो करीबी मुकाबले पे जीत जाते तो अब तक सीरीज खत्म हो जाता। ये तो है, लेकिन देखिए पहले दो मुकाबले वेस्ट इंडीज ने जीते हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस हाई है। और वेस्ट इंडीज की अगर हम टोटल अगर कॉम्बिनेशन की बात करें, दे लुक प्रीटी गुड। लेकिन मुकाबला जो है जिस ग्राउंड पर होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। लॉर्डर हिल, अब पूरा जो कारवां है चला गया है वेस्ट इंडीज के अलग अलग देशों से टू फ्लोरिडा, यूएसए, जहाँ पर सेंट्रल ब्रोवार्ड पार्क में ये मुकाबला होने वाला है। पिछले 10 T20 इंटरनेशनल्स की अगर बात करें तो 172 इज दी नो फर्स्ट इनिंग्स एवरेज स्कोर, बट विनिंग स्कोर इन द फर्स्ट इनिंग्स इज अबाउट 186। 126 विकेट गिरे हैं, यानी कि 12 से 13 विकेट हर मुकाबले में गिरते हैं। बिल्कुल। और देखिए कि ये वो मैदान है जहाँ पे जो यूएसए की टीम है वो भी काफी क्रिकेट खेलती है और वेस्ट इंडीज जी। की टीम भी यहाँ पे काफी क्रिकेट खेलते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इस मैदान पर आप समझ जाए कि काफी क्रिकेट होता है। ओवर द इयर्स यहाँ जी। पे हुआ है। और जो तेज गेंदबाज है उन्होंने थोड़ा ज्यादा विकेट लिया हुआ है। हम्म। रन बनते हैं यहाँ पर। अगर आपको जीतना है तो आपको 180 बनाने हैं। और जी। पहले 3 मुकाबले में 150 160 से ज्यादा रन नहीं बने थे। करेक्ट करेक्ट, तो लेकिन ये ये एक जो मतलब एक रात की सांस होगी कुछ बल्लेबाजों के लिए। लेकिन ये जो आपने बात कही, इज दिस अ क्वेश्चन ऑन द अडेप्टेबिलिटी ऑफ बैटर्स, या फिर पिच की वजह से ये 160 165 के ऊपर जा नहीं पाए हैं? आई थिंक ये पिच की वजह से ही हो रहा है जो जो हुआ है। और इस लिहाज से देखा जाए तो बल्लेबाजों को जो है इस बात का मतलब अनुमान होगा कि उनको यहाँ पर किस तरह से प्रदर्शन करना चाहिए। 2010 में पहली बार यहाँ पे T20 मुकाबला हुआ था न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में। हम्म। और पिछले 12-13 सालों में काफी क्रिकेट हुआ है इस मैदान पर। करेक्ट। तो आप समझ जाइए कि बल्लेबाजों के लिए एक राहत की सांस होगी कि इस मैदान पर ये दो टीमें फिर एक बार आमने सामने होंगे। खासकर शुभमन गिल जैसे बल्लेबाज करेक्ट करेक्ट वो करेक्ट। खुल के खेलना पसंद करते हैं, शॉट्स खेलना पसंद करते हैं। उनके मैदान भी, लिए हाँ मैदान भी खुला हुआ है तो खुलकर खेलने का मजा आएगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हेड टू हेड की जरा बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की। जब वेस्ट इंडीज की बात करते हैं तो धीरे धीरे करते वो जो पहले दो मुकाबले जीते हैं ना, उसकी वजह से हल्का सा थोड़ा सा एक कट टू कट सिचुएशन हो रही है। हालांकि ओवरऑल 28 मुकाबलों में से भारत ने 18 जीते हैं, बट इन वेस्ट इंडीज इट हैज नाउ बिकम 50-50। हालांकि अब ये जो मुकाबला है ये वेस्ट इंडीज के बाहर चला गया है। क्या स्टैट में ये इन वेस्ट इंडीज गिना जाएगा या आउटसाइड वेस्ट इंडीज गिना जाएगा? ये तो भाई साहब आपने बहुत कठिन सवाल पूछा। हाँ, मतलब मैं भी थोड़ा अचानक से थोड़ा अचंभित हो गया, बिकॉज हाँ ये टूर तो है वेस्ट इंडीज का, हाँ लेकिन मुकाबला हो रहा है यूएसए में। बिल्कुल। और तो दो लगातार साल यूएसए में ये मुकाबले हो गए हैं। करेक्ट पिछले करेक्ट साल भी करेक्ट। हुआ था। पिछले साल तो ऐसा लग रहा था आखिरी वक्त में शायद वो सीरीज मुकाबले वहां पे यूएसए में कैंसिल करके यहीं पे खेला जाएगा, क्योंकि काफी भारतीय प्लेयर्स का वीजा नहीं लगा था यूएसए कमाल में। है ना। हाँ। मतलब कभी कभी लगता है आपको, अगर इंडियन टीम के साथ ही रहता तो शायद हमारे हमारा भी वीजा लग जाएगा यूएसए नहीं में। नहीं नहीं, मैं तो कहता हूँ कि हमारा वीजा लग जाता, लेकिन कभी कभी उनका नहीं लगता। यानी कि दिक्कतें सिर्फ हमारे वीजा में नहीं है, पब्लिक के भी है। आप समझिए हाँ। जरा। हाँ। फिर आखिर बिल्कुल। में जाके गयाना के प्रेसिडेंट को फोन लगा मना पड़ा यूएसए के जो स्टेट डिपार्टमेंट है उनको, और तब हाँ जाके हाँ। पिछले साल वीजा हुआ। तो उसके लेकिन वजह से हाँ, इस साल जा पाए कुछ लोग।
क्या बात है, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन अब पिछले कुछ T20s की अगर हम बात करें तो उसका अगर हम आंकड़ा देखें चंद्रेश, तो इट बिकम्स अ बिट इंटरेस्टिंग कि वेस्ट इंडीज हैव द पॉसिबिलिटी। हालांकि पिछले मुकाबले में उनकी गेंदबाजी इतनी खास चली नहीं। देखिए पहले मुकाबले में अगर हम देखें तो वेस्ट इंडीज ने 149 बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। रॉबमन पावल, निकोलस पूरन की बेहतरीन बल्लेबाजी हुई। भारत बस थोड़े वजह से हार गई। ये मुकाबला जीतना चाहिए था भारत को। बिल्कुल, ये मुकाबला बिल्कुल जीतना चाहिए था। और मेरे ख्याल से वो आखिर में जाकर जो कंफ्यूजन हुआ लाइनअप में, हाँ हाँ। वो साफ तौर पर नजर आया। 37 रन 30 गेंदों में T20 क्रिकेट में आपको बनाने चाहिए जब आपके 4-5 विकेट हाथ में हो। करेक्ट करेक्ट पर करेक्ट, लेकिन वो हो नहीं पाया। भारत के लिए वही एक दिक्कत है कि 4-5 विकेट मतलब एक ही विकेट होता है, क्योंकि आखिर के चार बल्लेबाज जो है वो सभी के सभी नंबर 11 है। और अब में तो इतना ज्यादा हो कंफ्यूजन हो गया था। वो आपने कभी स्कूल में क्रिकेट या कहीं और क्रिकेट खेला होगा या क्लब मैच खेला होगा, उस तरह से हो गया था कि चहल और मुकेश कुमार दोनों मैदान पर जाना चाहते हैं। जी 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 तो जी। सवाल ही उठ रहा था, इतना टेक्नोलॉजी है, हम दोनों दो अलग शहर में बैठे हुए हैं, हाँ उसके बावजूद हम हाँ। अब एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। वो सब लेकिन एक ही मैदान पर बैठे हैं और वो फिर भी T20 क्रिकेट में डगआउट के पास बैठे हैं, फिर भी आपस में बात नहीं की। देखिए क्या करें। दूसरे T20 इंटरनेशनल में क्या हुआ उसका भी एक थोड़ा सा लेखा जोखा एक देख लेते हैं। दूसरे T20 में इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। भारत ने बल्लेबाजी पहले करते हुए सिर्फ 152 रन बनाए, जिसमें तिलक वर्मा एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा। लेकिन उसके बाद वेस्ट इंडीज को रोक नहीं पाए भारतीय टीम, और निकोलस पूरन के अर्धशतक की बदौलत उन्होंने वो भी मुकाबला, ये भी हाथ को आया था लेकिन मुंह को ना लगा भारत के। और ये भी एक टैक्टिकल एरर की वजह से ये मुकाबला हारा। जब करेक्ट। युजवेंद्र चहल ने एक ओवर में 2 विकेट निकाल लिए थे और जेसन होल्डर और शिमरॉन हेटमायर और बाकी जो बल्लेबाज हैं उनको हाँ पढ़ ही नहीं पा रहे थे। करेक्ट। मतलब साफ तौर पर उस ओवर में उन्होंने विकेट लिया। आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए अकील हुसैन और अल्जारी जोसेफ, जो बल्ला पकड़ सकते हैं, बल्ला चला सकते हैं, पर वो फिर भी इन बल्लेबाजों से थोड़े निचले क्रम के हैं। उनके सामने आपको लेग स्पिनर को खड़ा करना चाहिए था, पर उस वक्त कप्तान ने कहा नहीं, हम कुछ अलग करेंगे, कुछ हट के बनाएंगे। और हट के करने के चक्कर में उन्होंने जो है युजवेंद्र चहल को गेंदबाजी से हटाकर अर्शदीप पूरा। सिंह की मध्यम गति की गेंदबाजी को लगा दिया। और वो गेंदबाजी मतलब वो ऐसा भी नहीं कि वो उमरान मलिक के रफ्तार से आ रही है वो गेंद, वो आ रही थी मध्यम गति से, आराम से बल्ले पर आया। बल्लेबाज ने इसका पूरा फायदा उठाया, उन्होंने 8 गेंदे रहते हुए मुकाबला जीत लिया। कमाल है, और ये हाथ से मुकाबला चला गया। लेकिन तीसरे मुकाबले में भारत ने काफी अच्छी तरीके से, आपने जैसे कहा, एम्पैटिक विक्ट्री थी। इंडिया डिड कम बैक वेरी वेरी नाइसली। गेंदबाजी काफी अच्छी रही, और कुलदीप यादव के 3 विकेट की वजह से वेस्ट इंडीज सिर्फ बना पाई 159, और इस 160 के टारगेट को भारत ने 18वें ओवर में ही फुल टू कर दिया। फिर एक बार तिलक वर्मा की बेहतरीन बल्लेबाजी, इनका एक अर्धशतक बनना चाहिए था, लेकिन सूर्य कुमार की वापसी ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी राहत की सांस है। बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत की सांस है भारत के लिए, क्योंकि जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने खुल के बल्लेबाजी की। एक बार फिर मैं चाहूंगा कि वो स्कोर कार्ड हम दिखाएं तीसरे जी जी। मुकाबले की, क्योंकि उसमें आप बता सकते हो कि 159 बनाया 5 विकेट के नुकसान पर वेस्ट इंडीज ने। और देखें कि इस पारी में वेस्ट इंडीज ने अच्छी शुरुआत की और बीच में कुलदीप यादव ने आकर एक नकेल कसी वेस्ट इंडीज पर। जी फिर एक बार जो है अंत में जो है अर्शदीप सिंह ने काफी महंगी गेंदबाजी की, और बाद में जब भारत बल्लेबाजी कर रहे थे, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा जो है खुल के बल्लेबाजी कर रहे थे। बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल से वो एक साख दाव पर लगी थी ना भारत की, क्योंकि यस। वो 7 साल में पहली बार आप एक श्रृंखला हार जाते वेस्ट इंडीज से T20 क्रिकेट में। तो इस बात का मतलब अनुमान था। और इस वक्त जब आप 50 ओवर के विश्व कप से थोड़े ही दिन दूर हो, हम्म। उस वक्त इस तरह का डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं चाहिए आपको, क्योंकि बाद में वो हाय तौबा मचने लग जाएगा कि अरे हाय, अब हार गए यहाँ पर वेस्ट इंडीज से। वो भी वेस्ट इंडीज से, एग्जैक्टली। इनफैक्ट हैट्रिक ऑफ लॉसेस वाज नॉट अ गुड आइडिया। बट भारत के स्क्वाड पर एक बार हम नजर डालते हैं। लेट अस सी कि क्या कोई भारत के लिए चेंजेस होना जरूरी है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए यशस्वी जायसवाल और ईशान किशन, हालांकि उनको इंट्रोड्यूस किया गया है, बट दे हैवंट रियली बीन दैट सक्सेसफुल। शुभमन गिल का भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। बट सूर्य कुमार, संजू सैमसन, हार्दिक पटेल, अक्सर पटेल भी चंद्रेश ठीक ठाक ही खेले हैं मतलब। नहीं, अक्षर पटेल को मतलब जो है जो है थोड़ा कम मतलब मौका मिला है।
पर उनसे कप्तान ने दूसरे पहले तो मुकाबलों में गेंदबाजी ज्यादा नहीं हाँ कराई, जी दूसरे जी जी मुकाबले में तो गेंदबाजी ही नहीं कराई उनसे, और तीसरे मुकाबले में उन्होंने कहा देखो हमने, मैं बोला नहीं हूं उनको, मैं इ- पावर प्ले में ही लेके आऊंगा खेल। हाँ, इसीलिए मैं हार्दिक पटेल बोल रहा था, मतलब हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल की जोड़ी के बारे में बात कर रहा हाँ, पर मुझे लगता है कि यहाँ पर गेंदबाजी में मैं अभी भी अर्शदीप सिंह के बारे में T20 क्रिकेट में कन्विंस नहीं हूँ। लोग कह रहे थे कि उनको 50 ओवर वर्ल्ड कप खिलाना चाहिए, पर मेरे हिसाब से हूँ। ना ना। उनको मतलब थोड़ा और वक्त लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो अर्शदीप सिंह है वो अभी भी जो है लेंथ गेंदबाजी कर रहे हैं, जो हम्म। बल्लेबाजों को आखिर के 3-4 ओवर में आप सौगात के तौर पर देख सकते हैं। करेक्ट करेक्ट और करेक्ट। मेरे ख्याल से वो अभी तक सीखे नहीं है पिछले बार की गलतियों से। और मुकेश कुमार की जो रफ्तार है वो भी कुछ खास नहीं है, पर आप हम्म। मुकेश कुमार के साथ आपने स्टिक किया पूरे सीजन, तो आपको स्टिक करना करना चाहिए। पड़ेगा करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक रफ्तार की जरूरत है, कुछ एक्स फैक्टर की जरूरत है, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर भारत उमरान मलिक को उतारे। या फिर आवेश खान भी एक अच्छा ऑप्शन है अर्शदीप की जगह पर। मैं तो आवेश खान के सिलेक्शन से बिल्कुल हैरान हूं, क्योंकि क्यों मुझे क्यों? लग रहा था कि शिवम मावी जनवरी फरवरी हाँ, में जब श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज हुआ था उसमें उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की थी, उनको नहीं और लिया, करेक्ट। उनको नहीं लिया। पर उसका आपको अंदाजा लग गया था, क्योंकि जब पूरा आईपीएल हुआ, वो जिस टीम के लिए खेलते हैं वो है कप्तान हार्दिक पांड्या का टीम, हाँ और फिर भी। उन्होंने एक भी मुकाबले में उनको खिलाया नहीं। व्हाट एन आयरनी। और आप कह रहे थे कि नंबर 8 पर कोई चाहिए बल्लेबाज, शिवम मावी वो खिलाड़ी है लेकिन उसको लिया जो नहीं। जो गेंदबाजी भी करते हैं और बल्लेबाजी भी करते हैं, वो जाएंगे एशियन गेम्स। कमाल है। तो ये थोड़ा सा एक बातचीत जो है इसीलिए हम कर रहे हैं बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स, और इंडियन स्क्वाड की जब हम बात करते हैं इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हो नहीं रही है जो होनी चाहिए शायद। वेस्ट इंडीज के स्क्वाड पर नजर डालते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज के पास अभी भी चंद्रेश एक मौका है इस सीरीज को रफा दफा करने का, जीतने का। इट विल बी हिस्टोरिक विन। और ओवरऑल रॉबमन पावल ने इनकी कप्तानी जो है काफी अच्छी रही है। हालांकि अभी मैं कह रहा हूं कि शिमरन हेटमार इज नॉट रियली प्लेइंग एट हिज बेस्ट, बट यहाँ पर जेसन होल्डर की इंजरी के बाद क्या ओडियन स्मिथ को भी एक मौका मिलना चाहिए, बिकॉज उन्होंने कुछ दिनों पहले काफी अच्छी, क्योंकि जॉनसन चार्ल्स भी कुछ खास नहीं कर रहे हैं। तो क्या वेस्ट इंडीज अपने लाइनअप में चौथे T20 में कुछ बदलाव करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे, पर मुझे लगता है कि आपने जैसे कहा जॉनसन चार्ल्स, तो शायद जॉनसन चार्ल्स को बाहर करके हाँ वो मतलब एक्चुअली वो एक ओडिन स्मिथ को अंदर लेके आ सकते हैं, करेक्ट। क्योंकि उनके बल्लेबाजी पर कोई असर नहीं होगा उससे। आप चाहे तो हाँ कायल कायल मेयर्स और शाई होप से ओपन करा लें। शाई होप को तो नहीं खिलाएंगे वो इस वक्त, तो आप चाहे तो आप निकोलस पूरन और कायल मेयर से ओपन करा लें नहीं, आखिर के ब्रैंडन दिन। ब्रैंडन किंग भी है ना। हाँ, ब्रैंडन किंग है तो ब्रैंडन किंग और कायल मेयर से भी हाँ ओपन करा लें। करेक्ट। और जॉनसन चार्ल्स को बाहर करके आप जो है ओडिन स्मिथ को लेके आ जाएं, या आप चाहे तो एक अतिरिक्त गेंदबाज को भी लेके आ सकते, तेज गेंदबाज को भी लेके आ सकते हैं ओशियन थॉमस के रूप में। जी 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 जी। तो क्योंकि क्योंकि पिछले मैच में उनकी गेंदबाजी थोड़ी सी कम पड़ गई। जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव हिटिंग कर रहे थे, दे वर स्लाइटली आउट ऑफ आइडियाज। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हो सकता है कभी कभी, क्योंकि आप देखें कि ये फॉर्मेट ऐसा है, जैसे दूसरे मुकाबले में जब निकोलस पूरन बल्लेबाजी कर रहे थे, हार्दिक हाँ पांड्या को भी नहीं पता था क्या कैसे रोके इस इंसान को। करेक्ट तो करेक्ट। फिर ये दिक्कत हो जाती है ना, फिर आप अगर जब कप्तानी कर रहे हैं तो थोड़ी आपके लिए दिक्कत हो जाती है कि आप कैसे रोके फिर इस बल्लेबाज को। तो ये हो बिल्कुल। जाता है काफी बार, और मुझे लगता है कि इसीलिए यहाँ पर शायद आप जॉनसन चार्ल्स को बाहर करके ओडीन स्मिथ या ओशेन थॉमस को लेके आए। मैं ज्यादा ओशेन थॉमस के तरफ जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है आपको यहाँ पर एक, आपके पास काफी ऑलराउंडर्स हैं, आपको एक हम्म। स्ट्रॉन्ग गेंदबाज की जरूरत है। करेक्ट करेक्ट, उससे एक थोड़ा सा एक दबाव बनेगा, एक झटका लगेगा। और भारत को अगर दमदार एक टक्कर देनी है, तो वेस्ट इंडीज विल हैव टू मेक सम फ्यू टैक्टिकल चेंजेस। लेकिन दोस्तों, हमने आपके लिए जो फैंटेसी प्रिडिक्शन बनाया है, सजेस्टेड फैंटेसी 11 बनाई है, उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। चंद्रेश भाई, आपकी फैंटेसी 11 पर सबसे पहले नजर डालेंगे, बताइए क्या क्या आपने जुगाड़ किया है यहाँ पर। देखिए, मैंने यहाँ पे निकोलस पूरन, सूर्य कुमार यादव, रॉबमन पॉवेल, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कायल मेयर्स, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, रोमारियो शेपर्ड और ओबेद मैकॉय, ये इन जी। गेंदबाजों का मैंने चयन किया है। और आपने एक बात नोटिस किया, मैंने अभी नोटिस किया कि वेस्ट हाँ। इंडीज के टीम में तीन तीन गेंदबाज खिलाड़ी हैं जिनका नाम ओ से शुरू होता है। ओडियन स्मिथ,
ओबेद ओबेद मैकॉय, मैकॉय और ओशे। ओशेन थॉमस। क्या बात है, क्या बात है। बाहर हाँ, की नजर लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन अभी भी मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि ओबेद मैकॉय बॉलिंग बहुत बढ़िया करते हैं बट विकेट नहीं लेते, तो ये आपको थोड़ा पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं होगा? उम्मीद पर दुनिया कायम है। ओह हा 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 हा। हाँ, ओहो इसी क्या उम्मीद बात के है। तहत मैं चाहता हूं कि मैं ओडिन ओबेद मैकॉय पे अपना दाव खेलूं। 28 मुकाबले खेले उन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, 40 विकेट निकाला है, 8 का इकोनॉमी है, 20 रन खर्चते हैं, हर 14 गेंद पर विकेट निकालते हैं, करेक्ट। तो हर तीसरे ओवर में विकेट निकालते हैं। तो मैं यानी उम्मीद कि कर रहा एक हूँ विकेट तो आपका पक्का है। हाँ। इंटरेस्टिंग। लेकिन इस लाइनअप में आपके यहाँ अक्षर पटेल भी है। अक्षर पटेल को अक्सर गेंदबाजी मिलती है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में अक्सर उनको गेंदबाजी नहीं मिलती। वो शायद वो ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम होगा। શું વાત કરે છે? देखिए हाँ, 247 रन और 29 विकेट्स। आई मीन आपके की प्लेयर्स कौन हो सकते हैं, अगर आप आपसे मैं सवाल पूछूं तो? आप मेरे की प्लेयर्स यहाँ पर मुझे लग रहा है, जैसे मुझे लग रहा है वापस एक बार सूर्य कुमार यादव, हम्म। तिलक वर्मा और कुलदीप यादव, मुझे लग रहा है ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। सूर्य कुमार यादव की जहाँ तक बात है, 51 मुकाबले खेले T20 क्रिकेट में, 1700 से ज्यादा रन बनाया है, 3 शतक लगाया उन्होंने जी 51 मुकाबलों में, ये बहुत बड़ी बात है T20 क्रिकेट के लिहाज से। बिल्कुल बिल्कुल। 14 अर्धशतक भी लगाया है, 175 का इनका स्ट्राइक रेट है। हैरान की बात है कि ये बंदा जो है, मतलब T20 क्रिकेट का बादशाह है, पर जहां तक हम्म, वनडे क्रिकेट की बात है उनसे नहीं एडजस्ट हो पा रहा है। ये दर्शाता है कि पिछले 2-3 सालों में कितना अलग हो गया ये दोनों फॉर्मेट, और उसके सबसे बिल्कुल बड़े प्रतीक के तौर पर उभरे हैं सूर्य कुमार यादव। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए आपको एक स्पेशलाइजेशन तो करना ही होगा। तिलक वर्मा की बात की जाए तो ही हैज डन हिज जॉब रियली वेरी वेल। जो जो मौके मिले, और हमने सीरीज के पहले भी ये कहा था कि अगर कोई यहाँ पर अपना मौका बुनाएगा तो वो है तिलक वर्मा। 139 रन इन 3 मैचेस, रियली वेरी गुड, और एवरेज भी इनका अच्छा है। और तिलक वर्मा और कुलदीप यादव, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ही सिर्फ कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं इस पूरे टूर पर, T20 की अगर हम बात करें तो। देखिए, मुझे लग रहा है कि तिलक वर्मा के लिए अच्छी बात ये हुई है कि वो कुछ क्रिकेट खेल के आ रहे हैं यहाँ पर। हाँ, सूर्य कुमार यादव जो है कोई क्रिकेट खेल के नहीं आ रहे हैं यहाँ पर इस दौरे काफी से फर्क पहले। पड़ता है। काफी फर्क पड़ता है, कोई भी फॉर्मेट आप खेल रहे हो, क्रिकेट खेलना आपको जरूरी है, और हम्म। इसका बहुत फायदा हुआ है तिलक वर्मा को। बिल्कुल और बिल्कुल। लोग कहेंगे फिर तो शुभमन गिल को तो और भी ज्यादा फायदा होना चाहिए, क्योंकि वो तो लगातार हर फॉर्मेट में खेलते आ रहे हैं। पर दिक्कत ये है कि वहां पे शुभमन गिल का कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो गया। तिलक वर्मा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, क्योंकि वो हर लिहाज से हर टीम में वो चुने गए हैं, मतलब आयरलैंड सीरीज के लिए भी हैं, एशियन गेम्स के लिए भी हैं, इमर्जिंग एशिया कप के लिए भी उनका नाम गया था, पर वो गए नहीं। तो कॉन्फिडेंस उससे भी बढ़ जाता है कि देखिए मुझे सब जगह से लोग बुला रहे हैं। बुला रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखते हैं। अभी मेरी प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। मैंने निकोलस पूरन, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव को लिया है। रॉबमन पावल मुझे लगता है कि पिछले कुछ मैचेस में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तिलक वर्मा तो है ही हैं, और इनको अच्छा, मतलब सूर्य कुमार यादव मेरे कैप्टन नहीं है, थोड़ा सा अगर हम देखेंगे, डोंट वरी, तिलक वर्मा मेरे कैप्टन है। हार्दिक पांड्या को मैंने इसलिए लिया क्योंकि उनकी बल्लेबाजी नहीं, लेकिन वो विकेट ले रहे हैं इसीलिए। जेसन होल्डर, मैं सोच रहा हूँ कि ही शुड बी फिट इनफ। इफ ही इज फिट इनफ, ही डेफिनेटली फिट इन द टीम। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और अजारी जोसेफ और रोमारियो शेपर्ड की जोड़ी काफी अच्छी चल रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पॉइंट्स कुलदीप यादव और तिलक वर्मा और रॉबमन पावल दिलाए मुझे इस मैच में। देखिए, अगर पंकज जी कह रहे हैं कि जेसन होल्डर शायद फिट हो जाएंगे, हाँ। शायद फिट होने ही वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपना उनका नाम डाला है यहाँ पर। मैं आप सबको बता दूं कि जेसन होल्डर जो है पंकज अठवले, मैं पंकज हाँ। त्रिपाठी खेलने वाला था, पंकज अठवले के बहुत खास मित्र है, घनिष्ठ मित्रता है इनकी। हाँ दोनों हाँ। रोज बात करते हैं, मतलब अच्छा। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब पंकज अठवले और जेसन होल्डर आपस में वार्तालाप नहीं करते। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जेसन होल्डर की देखिए बात आ चुकी है। 293 रन और 42 विकेट, ये मुझे लगता है कि ये इनके आंकड़े हैं T20 इंटरनेशनल में 2021 से। एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स। बट ऐसा लगा कि शायद हमारी जनरेशन के बहुत बड़े ऑलराउंडर बन सकते थे जनरेशन। बन सकते थे, पर मेरे ख्याल से इनकी कप्तानी गई, इनका कॉन्फिडेंस गया, फिर प्रदर्शन ऊपर नीचे रहा है, और ये इनसे और बेहतर उम्मीदें हैं हम सबको। जी जी जी।
तो देखते हैं कि जेसन होल्डर फिट होकर हो जाए तो फिर वो खेल पाएंगे। और इसमें कुलदीप यादव के भी कुछ आंकड़ों पर अगर हम ध्यान दें तो एक बात समझ में आती है कि यहाँ पर देखिए 9 पारियों में 11 विकेट इन्होंने निकाले हैं। अब इनको पता चल गया कि मुझे आना है और विकेट लेना है, मेरे को लेंगे नहीं लेंगे पता नहीं, बट आई हैव टू बी देयर। बट आई थिंक जो एटीट्यूड कुलदीप यादव और तिलक वर्मा ने दिखाया है इस टूर पर, रियली वेरी वेरी एनकरेजिंग। बिल्कुल। और देखिए कुलदीप यादव की वापसी हो रही है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, जी। क्योंकि एक समय था जब कुलदीप यादव को T20 क्रिकेट से दूर रखा गया था पिछले 2 सालों में, करेक्ट। क्योंकि टीम में एक धारणा थी कि आप इतने सारे नंबर 11 एक साथ लेके नहीं जा सकते थे। अभी बिल्कुल। भी दिक्कत यह है कि आप कुलदीप, रवि बिश्नोई और युजवेंद्र चहल को साथ में एक मैच में नहीं खिला सकते, मतलब किसी नहीं दो नहीं को नहीं। बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो नंबर बल्लेबाजी है और थोड़ी लंबी होनी चाहिए, वो एक वक्त पर आकर रुक जाती है, जो हमने पहले मुकाबले में देखा। पहले भी देखा था, करेक्ट तो करेक्ट। इसमें कोई शक नहीं है कि कुलदीप यादव एक विकेट टेकर है। करेक्ट करेक्ट पर कुलदीप, हाँ। दिक्कत ये होती है जब आपको एक बैलेंस करना पड़ता है, जो वेस्ट इंडीज ने क्लियरली कह दिया है कि हमारा जो चयन है हम उन गेंदबाजों का करेंगे जो बल्लेबाजी कर सकते हैं अच्छा, वो क्लियर है उनका, बिल्कुल। और T20 बल्लेबाजी की, क्रिकेट में। हाँ बिल्कुल। और भारत टी, के लिए वो दिक्कत ये है कि आपके पास वो विकल्प नहीं मौजूद है। जो बल्लेबाज जो है वो गेंदबाज जो है बल्लेबाजी भी ठीक ठीक कर सकते हैं। करेक्ट शार्दुल करेक्ट। ठाकुर के ऊपर आपका T20 क्रिकेट में भरोसा नहीं है। आपका भरोसा जो है शिवम मावी पर से उठ गया है अभी के लिए। वो अभी के लिए। बाद में जाएंगे जरूर एशियन गेम्स वगैरह के लिए। तो ये सारी विकल्प जो है कप्तान को सोचना पड़ता है। संजू सैमसन की जब हम बात करते हैं तो इस सीरीज में इनफैक्ट 2021 से अगर हम इनके आंकड़े देखें तो आई मीन ही नीड्स टू डू मच बेटर, वरना होगा क्या, वो भीड़ में कहीं गुल हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे। और इनको ये मौके बुलाने ही पड़ेंगे, जिस एटीट्यूड से तिलक वर्मा खेल रहे हैं शायद वो दिखाना पड़ेगा संजू सैमसन को। देखिए संजू सैमसन को जो है, मतलब मुझे लगता है कि उनको दिखाना है कि वो उतने ही अच्छे खिलाड़ी हैं जितने उनके लिए आवाज उठाते हैं सोशल मीडिया पे। जी जी जी। मतलब इतना आवाज तो मैंने कभी किसी और के लिए उठते हुए देखा नहीं नहीं। देखा, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात तो है। ये बात संजू सैमसन को समझना होगा। देखते हैं कि संजू सैमसन इस मुकाबले में कितना अच्छा खेल पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम विकेट कीपिंग की बात करते हैं तो निकोलस पूरन सामने आते हैं वेस्ट इंडीज के लिए। ये धांसू फॉर्म में रहे हैं। वो जो एमएलसी हुआ था, मेजर लीग क्रिकेट, इन्हीं मैदानों पर, वहां पर तो एकदम मतलब धुआंधार बल्लेबाजी इन्होंने की है और वही फॉर्म यहाँ पर इन्होंने बरकरार रखा है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि निकोलस पूरन जो है कप्तानी जब से छोड़ा है उन्होंने हाँ। व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तब से वो थोड़ा खुल के खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका ये नतीजा है कि इस पूरे सीरीज में वो जबरदस्त फॉर्म में है। जी। और ये मतलब होप है वेस्ट इंडीज क्रिकेट के व्हाइट बॉल फॉर्मेट में। और उम्मीद कर रहे हैं कि वो ज्यादा कमाल करे। वनडे सीरीज में तो मौजूद नहीं थे, पर यहाँ पर उन्हें इस सीरीज में अपना जौहर दिखाने का एक मौका मिल रहा है। और उस पर बिल्कुल। पूरे खरे उतर रहे हो। और रोवमन पावल की कप्तानी पर आपका क्या कहना है? बिकॉज ही हैज डन हिज जॉब प्रीटी वेल और उन्होंने बल्लेबाजी भी काफी अच्छी की है। मुझे लग रहा है रॉबर्ट पॉवेल के पास एक मौका है इस सीरीज में अपनी कप्तानी के बारे में एक जो सवाल उठेंगे या नहीं उठते उस पर एक मोहर लगाने की, कि वो जी। कप्तानी करने के लिए लायक हैं। वही चीज यहाँ पर वो दिखा रहे हैं, और बल्लेबाजी भी काफी अच्छा किया उन्होंने। और बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा है इनका। और वो पिछले मुकाबले में तो जिस तरीके से वो इनफैक्ट दूसरे मुकाबले में दे दनादन मार रहे थे, उनका मतलब जो स्ट्राइक रेट है दैट वाज ओवर 150 एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये अच्छी बात है। लेकिन चौथे मुकाबले में, और ये जो मैदान है ये काफी खुला हुआ है, तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को ज्यादा अनुभव है भारतीय खिलाड़ियों से खेलने का। थोड़ा ज्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि वो वहां पे थोड़े मुकाबले CPL के भी होता है, तो जानते हैं वो कैसा खेल रहा है। पर यार T20 मुकाबला है, मैदान पे उतरी है और काम पे लगी है, बस वही काम है सबका। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और वेस्ट इंडीज की तरफ से कौन घातक खिलाड़ी आपको लगता है? बिकॉज शिमरॉन हेटमायर चल नहीं रहे हैं, उनका चलना अगर वो चलने लगे तो वेस्ट इंडीज की टीम जो है बड़ी घातक बन सकती है। अ, देखिए शिमरॉन हेटमायर का बीच में चलना बहुत जरूरी है, उसके अलावा काइल मेयर्स का भी चलना बहुत जरूरी है जी। यहाँ पर। क्योंकि काइल मेयर जो है बहुत इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हो जाते हैं उस लिहाज से। और यहाँ पर देखिए कि इसीलिए मुझे लगता है कि शिमरॉन हेटमायर अगर चल गए, काइल मेयर्स चल गए, काइल मेयर्स के देखिए 135 का स्ट्राइक रेट है। जी जी जी। और इनको इनसे और ज्यादा उम्मीदें हैं वेस्ट इंडीज को।
बिल्कुल। और काइल मेयर्स को इनफैक्ट जिस तरीके का उन्होंने फॉर्म दिखाया था आईपीएल में, शायद वैसा फॉर्म यहाँ पर दिखा नहीं पा रहे हैं। हालांकि कंडीशंस अलग है, पिचेस अलग है, बट द फैक्ट रिमेंस दैट इनकी गेंदबाजी भी अगर थोड़ा सा और एक्सपर्ट की जाए, क्योंकि देखो काइल मेयर्स और रॉबिन पावल ऐसे गेंदबाजी के विकल्प है जो वेस्ट इंडीज के लिए बड़े इंटरेस्टिंग से हो सकते हैं इफ दे यूज इट प्रॉपर्ली। बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो दोनों बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यहीं पर वो भारत को पिछाड़ देते हैं, क्योंकि करेक्ट। उनके पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं जो भारत के पास नहीं है। और भारत की अगर बात करें तो भारत के लिए एक ऐसी जोड़ी है जो काफी शानदार तरीके से, मतलब पहले तो काफी फेमस थी, लेकिन अब हाल ही के दिनों में कुलचा की अगर हम बात करें, जिसमें से यजुवेंद्र चहल जो है, ये लगता है कि थोड़ा सा बैक टू नॉर्मल आ चुके हैं। 36 विकेट निकाले हैं 32 इनिंग्स में। हालांकि ही कैन डू मच बेटर बिकॉज मुझे लगता है कि ये 1 डेढ़ साल पहले तक इनका जो फॉर्म था वो शायद वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि यहाँ पर जो युजवेंद्र चहल है उनके कॉन्फिडेंस पे एक असर जरूर पड़ा है, ओके। क्योंकि 2021 में उनको T20 वर्ल्ड कप के टीम से बाहर रखा गया था। फिर पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में कोई भी मुकाबला नहीं खिलाया गया था। इस साल जो है वनडे सीरीज में उनका चयन हुआ था, पर 11 लेकिन में नहीं खेले। तो अब वो सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है उनके साथ। पर हाँ, उसी वक्त आप देखें तो उनको आयरलैंड के दौरे पर नहीं भेजा जा रहा है, तो एक संकेत दिया जा रहा है कि वो एशिया कप पे खेलेंगे। शायद। फिर उनको एशियन गेम्स में भी नहीं भेजा जा रहा है, तो फिर एक बार एक संकेत मिल रहे हैं कि शायद वो वर्ल्ड कप में जाएंगे। और देखिए आप यहाँ पर कुलदीप यादव के आंकड़े T20 क्रिकेट में फिर एक बार, तो देखिए कि यहाँ पर हर लिहाज से देखा जाए तो बहुत एक एक दुविधा है, जो विडंबना है, जो श्रीमान हो रही है जी। क्या नाम है उनका, युजवेंद्र चहल के जहन में है। वो नहीं, कैसे और करे, समझ समझ नहीं कुलदीप आ के साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। अब उनको मौका मिला तो वो खेल रहे हैं। और कुलचा के साथ ओवरऑल अगर हम देखें तो दिक्कत हो रही है कि दोनों को भी मौके जितने मिलने चाहिए शायद नहीं मिल रहे हैं, टीम बैलेंस के नाम पे। तो जो भी हो, लेकिन कुलचा अगर अच्छा खेले तो भारत के लिए हमेशा टेस्टी ही विक्ट्री रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये है शेड्यूल। अब मुकाबला है फ्लोरिडा लॉडर हिल के मैदानों पर। और ये जो चौथा T20 है भारत के लिए जीतना बड़ा जरूरी है, क्योंकि तब जाकर भारत जो है ये सीरीज को लेवल कर पाएगा। और अगला मुकाबला जो है पांचवा, ये भी इसी मैदान पर होने वाला है। क्या लगता है आपको, मतलब जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, भारत ने ऑफकोर्स तीसरा T20 इंटरनेशनल काफी अच्छे तरीके से जीत लिया, क्या लग रहा है आपको चंद्रेश बाबू? मुझे लग रहा है भारत बराबरी कर लेगा, क्योंकि अब जो है भारत जो है वो लय पकड़ चुका है। ओके। पहले दो मुकाबलों में वो अभी भी तभी भी अपना कॉम्बिनेशन खोज रहे थे, पर मुझे हाँ। लग रहा है तीसरे मुकाबले में जीत के बाद एक नई ऊर्जा के साथ मैदान पर उतरेंगे। और आप हम्म। समझ जाएं कि कल और परसों जब ये मुकाबले होंगे, तब काफी भारतीय होंगे जो टेक्सास से है, जी। जो फ्लोरिडा से है, जो बाकी अमेरिका से है, वो हम्म। आएंगे। शायद कनाडा से भी लोग आ जाएंगे मैच देखने के लिए। तो बिल्कुल उन बिल्कुल। सबके पास मौका होगा, तो काफी समर्थन भी होगा इस मुकाबले में भारत के लिए। यस, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप कह रहे हैं कि इंडिया जीतेगी? मुझे लग रहा है इंडिया जीतेगी। करेक्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके के रंग का टी शर्ट मैंने पहना है, मैं उसी रंग के साथ जाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वेस्ट इंडीज कुछ गड़बड़ घोटाला करेगी, और ये थोड़ा सा दर्दनाक हो सकता है भारत के लिए। आई एम लुकिंग एट वेस्ट इंडीज। व्हाट डू यू थिंक? मुझे लग रहा है भारत। चलिए, तो दोस्तों, ये है मेरा और चंद्रेश का प्रोडिक्शन। आपको क्या लगता है, आप हमें बताइएगा। आप हमारे सजेस्टेड फैंटेसी 11 का भी भरपूर फायदा उठाइएगा। बट चंद्रेश, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो। दोस्तों, इसी तरीके से डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपके लिए भरपूर भरपूर, मतलब इतना क्रिकेट लाने वाले हैं कि आपको मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ डिजिटल टू स्पोर्ट्स।